नमस्कार, सार्थक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका हम लोग छठा वीडियो करने वाले हैं। और आज का हम लोग का जो विषय है वो है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे और लोकतंत्र का जो विषय है ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब परीक्षाओं में इससे कंसेप्चुअल सवाल आ जाते हैं तो फिर इन्हें बनाना मुश्किल हो जाता है। मसलन इस बार बीपीएससी ने इस वाले टॉपिक से जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, या हो सकता है कि जो टॉपिक है अगर बड़ा वीडियो बनता है तो इसको हम 2 हिस्सों में अपलोड करेंगे, लेकिन जरूरी बात यह कि सिर्फ इस वाले टॉपिक से कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर और सरकार के स्तरों के आधार पर ये जो दोनों टॉपिक है, ये जो दोनों विषय है, इन दोनों विषयों से बीपीएससी ने इस बार 2 सवाल पूछे थे। तो हालांकि ये जो सवाल था वो कंसेप्चुअल था, इसलिए वहां छात्रों को बहुत सारी परेशानी हुई। लेकिन अगर हम इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो अगर इन टॉपिक से कोई भी सवाल आता है, और एक जरूरी बात यह है कि ये जो चारों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले लोकतंत्र के अलग अलग प्रकारों के बारे में, ये जो टॉपिक है वो रटने वाला विषय नहीं है, याद करने वाला विषय नहीं है, बल्कि समझने वाला विषय है। इसमें हर एक चीज जो है वो समझने लायक है। इसलिए अगर हम इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो अगर परीक्षाओं में इनसे भारी सवाल आते हैं तो या टफ सवाल बनते हैं तो उनको बनाना आसान हो जाएगा। आज हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, सिंहावलोकन कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं, या हो सकता है कि ये वीडियो 2 हिस्सों में अपलोड किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में। तो लोकतंत्र के कई सारे प्रकार होते हैं और वो जो कई सारे प्रकार है उनका जो विभाजन है, उनका जो वर्गीकरण है वो कई सारे अलग अलग आधारों पे किया गया है। जैसे जन भागीदारी के आधार पर, मतलब जनता की हिस्सेदारी के आधार पर, मतलब जनता सरकार में शामिल होती है या उसके शामिल होने का जो तरीका है वो किस तरीके का है, उस आधार पर लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसके पहले के वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो इन चीजों को समझना और आसान रहेगा। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर भी लोकतंत्र के 2 प्रकार हुआ करते हैं, संसदीय या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, और लोकतंत्र का जो तीसरा वर्गीकरण है वो है सरकारों के स्तरों के आधार पर, मतलब सरकारें कितने स्तर की होंगी। तो उस आधार पर भी लोकतंत्र 2 वर्गों में बटा हुआ है, एकात्मक लोकतंत्र और संघात्मक लोकतंत्र या संघीय लोकतंत्र। और अंत में दलों की संख्या के आधार पर, तो दलों की संख्या के आधार पर भी लोकतंत्र के 3 हिस्से हैं, एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। तो अब हम ये जो सारी चीजें हैं उसको एक एक करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और इसके अंदर का जो कंसेप्ट है उसको सही तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जन भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जन भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसके अंदर का जो कंसेप्ट है उसको हम अच्छे तरीके से समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अब प्रश्न ये है कि जनता के शासन का कहने का मतलब क्या है? तो जनता के शासन के कहने का मतलब है कि जनता शासन व्यवस्था में स्वयं भाग लेती है या स्वयं शामिल होती है। कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता शासन व्यवस्था में स्वयं शामिल होती है, शासन व्यवस्था में स्वयं शामिल होने का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं बल्कि खुद व्यवस्था में शामिल होती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जबकि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका मतलब होता है जनता का शासन नहीं, जनता के
प्रतिनिधियों का शासन। जनता के प्रतिनिधि के शासन का मतलब क्या है कि शासन व्यवस्था में जनता स्वयं शामिल नहीं होती है, बल्कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उनके प्रतिनिधि जो है वो शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये पहला अंतर है। अगर आप इस अंतर को सही तरीके से समझ गए हैं तो आगे की चीज और आसान हो जाएगी। आसान क्यों? अब प्रश्न ये है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का वास्तविक मतलब क्या होता है? नाम है इसका लोकतंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, मतलब जनता का शासन। तो अगर जब ये जनता का शासन है तो फिर जनता के प्रतिनिधियों के शासन की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि जनसंख्या काफी अधिक हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि अगर जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या अगर कम है, बहुत कम है, तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। जबकि अगर किसी राज्य की जनसंख्या काफी अधिक हो गई है तो जनता शासन व्यवस्था में स्वयं शामिल नहीं हो सकती है। यह असंभव सा मामला है। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे भारत में जो एक संसदीय क्षेत्र का निर्धारण होता है वो लगभग 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर होता है। इसका मतलब यह है कि शासन व्यवस्था में 10 लाख की जनसंख्या एक साथ भाग नहीं ले सकती है। या अगर और आगे बढ़ के हम बात करें तो भारत की आबादी 130 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि 130 करोड़ की जो आबादी है वो शासन व्यवस्था में किसी भी तरीके से या किसी भी स्थिति में शामिल नहीं हो सकती है। तो जब शामिल नहीं होगी तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो हमें जरूरत इस चीज की पड़ेगी कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये कहें कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त होता है या है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है कि ये जो है वो कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कहा गया कि ये कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त है और ये अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त है। तब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई कम जनसंख्या कब थी? या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कम जनसंख्या आज है या बहुत पहले हुआ करती थी? तो सीधा सा जवाब होगा आप लोगों के पास कि पहले जनसंख्या काफी कम थी और आज जो विश्व की जनसंख्या वो काफी अधिक है। इसका मतलब ये है कि जब लोकतंत्र इस दुनिया में पहली बार आया होगा, लोकतंत्र नामक शासन पद्धति को जब पहली बार अपनाया गया होगा, ठीक है, तो उस समय जनसंख्या कम रही होगी। तो जब जनसंख्या कम रही होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोकतंत्र का रूप पहले के लोगों ने अपनाया होगा वो क्या होगा? वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह लोकतंत्र का प्राचीन रूप है, या ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसे कहें कि ये शुरुआती रूप है। ठीक है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जनता का शासन व्यवस्था में शामिल होना मुश्किल या असंभव होता गया। तो हम लोगों ने जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव करना शुरू कर दिया तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आ गया। इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का आधुनिक रूप है। तो ये लोकतंत्र का आधुनिक स्वरूप है। ठीक है। चौथे अंतर की बात, चौथा अंतर क्या है? अभी आप लोगों को बताया गया कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का वास्तविक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का वास्तविक मतलब होता है जनता का शासन। नाम ही है इसका लोकतंत्र, मतलब जनता का शासन, जनता के प्रतिनिधि का शासन नहीं। ठीक है। जनता के प्रतिनिधि के शासन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गई है, नहीं तो लोकतंत्र का वास्तविक मतलब तो जनता का शासन ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन दोनों में लोकतंत्र का वास्तविक रूप कौन है, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन
और चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शामिल होती है, इसलिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वही लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, तो चूंकि ये प्राचीन स्वरूप है और जनता इसमें स्वयं भाग लेती है, इसलिए यह लोकतंत्र का वास्तविक रूप है। ठीक है, या इसको हम शुद्ध रूप भी कह सकते हैं इसका। ठीक है, तो चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अवास्तविक थोड़ी ना है या अशुद्ध रूप थोड़ी ना है, ये इसका परिष्कृत रूप है। अशुद्ध शब्द या जो अवास्तविक शब्द है ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए हम इसके लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा शब्द होगा वो? परिष्कृत रूप। परिष्कृत रूप मतलब उसमें बहुत सारे बदलाव, उसमें बहुत सारे पॉलिश वगैरह, जैसे जो हीरा है उसको जमीन के अंदर से हम निकालते हैं, या लोहा है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे लोहे का निष्कर्षण या पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसको साफ सुथरा करके आदमी को उपयोग के लायक बना देना। ठीक है, तो ये इसका परिष्कृत रूप है। और अंत में एक जरूरी बात कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, या लगभग सारे देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र को अपनाया गया है। वहां की जनसंख्या इतनी कम नहीं है कि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जा सके। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अधिकतर देशों में शासन व्यवस्था के रूप में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसके कुछ क्षेत्रों में, पूरे स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि उसके कुछ हिस्सों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी प्रचलित है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेता है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो दुनिया के किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पूरे स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि उसके कुछ क्षेत्रों में है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है भाई? तो दुनिया का एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड, यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो बाकी देशों में है। बाकी देशों नहीं, बाकी लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि आज भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां राष्ट्रतंत्र है, सैनिक शासन है या धर्मतंत्र है। तो बाकी लोकतांत्रिक भी ज्यादा कहना अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा आसानी हो। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंधों के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार की। तो शुरुआत में आपको बताया गया कि विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर भी लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, संसदीय या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। कभी कभी इसको राष्ट्रपतीय लोकतंत्र भी कहते हैं या राष्ट्रपतीय शासन भी कहते हैं। तो इसके बीच के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें और चीजों को समझने का प्रयास करें। संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पहले हम उदाहरण से बात को समझते हैं। उदाहरण से कैसे? जैसे भारत की बात करते हैं कि भारत में जो कार्यपालिका है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। और कार्यपालिका कहने का मतलब क्या है? कार्यपालिका कहने का मतलब है सरकार से। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपसे कार्यपालिका का मतलब पूछा जाए, मोटा मोटा मतलब, तो कार्यपालिका का मोटा मोटा मतलब होता है सरकार। ठीक है, तो हमारे यहां सरकारों का गठन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अगर हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात करते हैं या संघीय सरकार की बात करते हैं या केंद्रीय सरकार की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार का गठन कैसे होता है? तो हमारे यहां जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसमें प्रधानमंत्री या उसके बहुत सारे मंत्री होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, यही सरकार के हिस्से होते हैं। अब सवाल यह बनता है कि ये जो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, ये सरकार में पहुंचते कैसे हैं? तो पहुंचने के लिए हमारे पास किसकी प्रक्रिया है? तो चुनाव की प्रक्रिया है। तो हमारे यहां संसद का चुनाव होता है, और संसद के चुनाव का मतलब क्या है? संसद क्या है? संसद हमारे यहां की विधायिका है। इसका मतलब यह है कि जो विधायिका है हमारे यहां की, इस विधायिका में जिस भी दल को या गठबंधन को बहुमत की प्राप्ति होती है,
उसी की सरकार बनती है। और जहां तक मंत्री का प्रश्न है तो संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी के भी सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा के हो और राज्यसभा के, वो मंत्री बनने योग्य होते हैं। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के सदस्य हो सकते हैं। आगे जाके हम एक और बात समझेंगे कि अगर कोई मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर जो विधायिका है उसकी सदस्यता लेनी पड़ती है। मतलब राज्यसभा या जो लोकसभा है उन दोनों में से किसी न किसी की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। खैर, तो है क्या कि हमारे यहाँ संसद का चुनाव होता है, उससे हमारे यहाँ विधायिका का गठन होता है और इसी विधायिका से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा से, प्रधानमंत्री या मंत्री चुने जाते हैं या बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ की जो विधायिका है वो किससे जुड़ी है भाई? कार्यपालिका से। या ये कहें कि हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है वो किस पे निर्भर है? विधायिका पे। इसका मतलब यह है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है। मतलब ये कि कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर है। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है। तो यह बात समझ गए हम लोग कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है। विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है, कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर होती है। ये बात समझ गए होंगे यार। तो जो संसदीय लोकतंत्र है या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है, इसका मतलब यह होता है कि इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसको अभी हम लोगों ने समझा कि हमारे यहां जो विधायिका है, विधायिका का गठन हो जाता है तभी जाके कार्यपालिका का गठन हो पाता है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी है। अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है? अध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि विधायिका का कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये कि अगर किसी को मंत्री बनना हो या राष्ट्रपति बनना हो या प्रधानमंत्री बनना हो तो उसके लिए उसे विधायिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है, जैसे कि भारत में हुआ करता है। विधायिका में, भारत में जब तक कोई विधायिका का सदस्य नहीं है तब तक वह कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है, या जब तक कोई विधायिका की सदस्यता ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वह विधायिका का सदस्य नहीं बन पाएगा। जबकि अमेरिका जैसे देशों में जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है या उसके जितने सारे मंत्रीगण हैं, जरूरी नहीं है कि वो विधायिका के सदस्य होंगे ही होंगे। मतलब ये कि विधायिका के बाहर के लोग भी जो मंत्री परिषद है, सरकार का जो मंत्री परिषद हुआ करता है, उसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। तो अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होगा कि कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बात समझ गए होंगे आप लोग? विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होने का मतलब ये कि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। अगली बात कि जो संसदीय लोकतंत्र हुआ करता है उसमें जो कार्यपालिका प्रधान होते हैं, जो कार्यपालिका प्रधान होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। तो नाम मात्र का जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो कौन होता है भाई? तो राष्ट्रपति। तो कई बार परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं कि भारत का कार्यपालिका प्रधान कौन है। तो कार्यपालिका प्रधान अगर सीधा पूछे बिना ये नाम लिए कि नाम मात्र या वास्तविक, तो हम राष्ट्रपति का नाम लेते हैं। लेकिन अगर नाम मात्र लगा दे तब भी इसका उत्तर राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर वास्तविक पूछे तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री होता है। तो जो संसदीय व्यवस्था है इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें दो कार्यपालिका प्रधान हुआ करते हैं, एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। जबकि
अमेरिका के चरित्र को आप समझ रहे होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। इसका मतलब यह है कि जो वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है अमेरिका में। अब चलिए इस बार बीपीएससी ने इस टॉपिक से एक सवाल पूछा है, उस सवाल को देखते हैं। सवाल यहां आप देख रहे होंगे। सवाल क्या है? सवाल यह है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला विकल्प है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा विकल्प है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा विकल्प है विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। चौथा विकल्प है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। और अंतिम विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से अधिक। तो चलिए पहले विकल्प पे विचार करते हैं। पहला विकल्प विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो अब देखिए यहाँ पे कि संसदीय व्यवस्था में न्यायपालिका की चर्चा है क्या? नहीं है ना। तो नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो पहला विकल्प है वो गलत है। दूसरा विकल्प है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। अब यहां समझिए बात, कहा गया क्या कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि अभी हम लोगों ने समझा कि जब तक कोई विधायिका का सदस्य नहीं होता है तब तक कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो कार्यपालिका है वह विधायिका पर निर्भर है, और जबकि चूंकि कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर है इसलिए जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ये जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका बनी है इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए जो दूसरा विकल्प है वो सिर्फ शब्दों के हेरफेर के कारण गलत है। तीसरा विकल्प है विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विधायिका कार्यपालिका स्वतंत्र कब होता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, इसकी चर्चा है नहीं। और अंतिम विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जाहिर सी बात है कि जो चारों विकल्प है ऊपर के वो गलत है, और जो पांचवा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही है। तो आप बात समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है, जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज का छठा लेक्चर था, उसको हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लोकतंत्र के दो और जो प्रकार थे, सरकारों के स्तरों के आधार पर और दलों की संख्या के आधार पर, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और वहां भी हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी ने वहां से भी इस बार सवाल पूछा था। तो उम्मीद है कि आज की जो कक्षा है उसमें जो कुछ भी आपको बताया गया वो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बीपीएससी ने जो सवाल पूछा था उसके उत्तर को भी आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सार्थक द फ्यूचर मेकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।